नमस्कार। आज हमारे पास जो दस्तावेज है ना, वो किसी खजाने के नक्शे जैसे हैं, सच में। हाँ, सही कहा। ये हमें एक बहुत ही लंबे सफर पर ले जाते हैं। मतलब करीब 13.7 अरब साल पुराने सफर पर। हम्म। तो आज हम ब्रह्मांड और हमारे अपने सौरमंडल की गहराइयों में उतरेंगे। और हमारा मिशन है ये समझना कि ये सब कुछ, ये दुनिया, यहाँ तक पहुंची कैसे। तो शुरुआत सबसे बड़े सवाल से करें। बिल्कुल। आखिर ये कहानी शुरू कहाँ से? चलिए इसे खोलते हैं। इन नोट्स में सबसे पहली और सबसे बड़ी थ्योरी है बिग बैंग। हाँ, सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना, लेकिन ये आइडिया दिमाग घुमा देने वाला है। बिल्कुल। सोचिए कि हर चीज, हर तारा, हर गैलेक्सी, सब कुछ एक सुई की नोक से भी छोटी जगह में था। और फिर बूम। और वो बूम सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा। हाँ, वो पल था जब स्पेस, टाइम, मैटर और एनर्जी, मतलब स्थान, समय, पदार्थ और ऊर्जा, इन सब का जन्म हुआ। मतलब उससे पहले कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं। जैसा हम जानते हैं, ये आइडिया जॉर्ज लेमाइटर ने दिया था। बाद में रॉबर्ट वैगनर ने इसे और समझाया। ये सोचना ही अजीब है कि हम सब, ये ग्रह, ये सब कुछ उसी एक चीज का हिस्सा थे। बिल्कुल। तो उस धमाके के बाद ब्रह्मांड एक गुब्बारे की तरह फैलने लगा और ठंडा होने लगा। इसमें तो बहुत वक्त लगा होगा। करोड़ों अरबों साल। शुरुआत में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें थीं। फिर धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम किया। अच्छा, ग्रेविटी। हाँ, गैस के बादल आपस में खिंचने लगे और उन्हीं से बनी अरबों खरबों आकाशगंगाएं। और हमारी अपनी गैलेक्सी मंदाकिनी यानी मिल्की वे भी उन्हीं में से एक है। जी। और इन दस्तावेजों के मुताबिक इसी कहानी के बीच लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारी गैलेक्सी के एक कोने में हमारे सौरमंडल का जन्म हुआ। और यहीं से पैमाने की बात शुरू होती है जो सच में दिमाग को चकरा देती है। हाँ, ये दूरियां और ये समय समझना लगभग नामुमकिन है। 13.7 अरब साल। इसीलिए किलोमीटर जैसी यूनिट यहाँ काम नहीं करती। बिल्कुल। इसीलिए हमारे पास प्रकाश वर्ष जैसी इकाइयां हैं। प्रकाश वर्ष। और ये दूरी की इकाई है, समय की नहीं। हाँ, और यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। ये वो दूरी है जो प्रकाश एक साल में तय करता है। और वो है कितनी? लगभग 9.5 खरब किलोमीटर। 9.5 खरब। तो जब हम रात में कोई तारा देखते हैं जो 10 प्रकाश वर्ष दूर है, तो हम उसे वैसा देख रहे हैं जैसा वो 10 साल पहले था। सही। आप अपनी आंखों से टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। हम एक तरह से भूतकाल में झांक रहे हैं। बिल्कुल। और इससे भी बड़ी इकाई है पारसेक। पर मेरी पसंदीदा इकाई है ब्रह्मांड वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष, ये तो मैंने पहली बार सुना है। कॉस्मिक ईयर। ये वो समय है जो हमारे सूरज को हमारी पूरी आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने में लगता है। और वो कितना है? लगभग 25 करोड़ साल। 25 करोड़ साल? अरे वाह! इसका मतलब जब डायनासोर्स थे, तब हमारा सौरमंडल गैलेक्सी में किसी और ही जगह पर था। हाँ, तो इस विशाल ब्रह्मांड में चलिए अब जरा जूम इन करते हैं अपने घर में, हमारे सौरमंडल में। और इस घर का केंद्र है हमारा सूरज। इन नोट्स में लिखा है कि हमारा सूरज एक मध्यम आयु का तारा है। मतलब ना बहुत जवान, ना बहुत बूढ़ा। करीब 4.7 अरब साल पुराना। और इसकी बनावट? ज्यादातर दो गैसों का गोला है। 70.6% हाइड्रोजन और 27.4% हीलियम। और इसकी सारी एनर्जी का राज इसके केंद्र में है ना? बिल्कुल, इसके कोर में। वहां तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 1.5 करोड़ डिग्री? वहां ऐसा क्या होता है? वहां होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। मतलब हाइड्रोजन के एटम जबरदस्त गर्मी और दबाव में जुड़कर हीलियम बनाते हैं। और इसी प्रोसेस में विशाल ऊर्जा निकलती है। वही ऊर्जा जो हम तक रोशनी और गर्मी बनकर पहुंचती है। तो फिर वो हिस्सा कौन सा है जो हमें यहाँ से दिखाई देता है, वो पीली नारंगी सतह? उसे कहते हैं प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। उसका तापमान केंद्र के मुकाबले बहुत कम है, करीब 5,500 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, और यहीं पर वो सौर कलंक यानी सनस्पॉट्स दिखते हैं। हाँ, वो सूरज की सतह के थोड़े ठंडे इलाके होते हैं। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, इसके बाहर भी परतें हैं। एक है क्रोमोस्फीयर। जी, जहां से गैस की विशाल लपटें उड़ती हैं, जिन्हें सौर ज्वाला या सोलर फ्लेयर कहते हैं। और उसके भी बाहर सबसे बाहरी परत कोरोना। हाँ, किरीट। और वो इतनी धुंधली होती है कि हमें सिर्फ पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देती है। तो ये है हमारे सौरमंडल का मुखिया, और इसके परिवार में है 8 ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण।
और यहाँ एक बुनियादी फर्क समझना जरूरी है। क्या? एक होते हैं तारे जैसे सूरज, जिनकी अपनी रोशनी होती है, और दूसरे होते हैं ग्रह, जो तारों की रोशनी से चमकते हैं। यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हम सब ये पढ़कर बड़े हुए कि 9 ग्रह हैं, अब 8 हैं। प्लूटो के साथ क्या हुआ? हाँ, ये एक बहुत बड़ी बहस थी। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ मतलब IAU ने ग्रह होने की परिभाषा को थोड़ा साफ कर दिया। उन्होंने शर्तें रखी। हाँ, 3 शर्तें। सिर्फ सूरज का चक्कर लगाना ही काफी नहीं है। तो पहली 2 शर्तें क्या हैं? पहली कि वो सूरज का चक्कर लगाता हो, दूसरी कि वो इतना बड़ा हो कि उसकी अपनी ग्रेविटी उसे लगभग गोल बना दे। ठीक है, ये तो प्लूटो भी करता है। तो फिर असली पेंच कहाँ है? असली पेंच है तीसरी शर्त में। और वो क्या है? वो कहती है कि आपको अपनी ऑर्बिट का मतलब अपने रास्ते का बॉस होना पड़ेगा। आपने अपनी कक्षा के आसपास की जगह को दूसरे पिंडों से साफ कर दिया हो। और प्लूटो यहाँ आकर हार गया। बिल्कुल, वो जिस इलाके में घूमता है वो काइपर बेल्ट का हिस्सा है, और वहां उसके जैसे हजारों और पिंड हैं। वो अपने इलाके का अकेला चौधरी नहीं है। हाँ हाँ, तो ग्रह होने के लिए आपको अपने मोहल्ले का दादा होना जरूरी है। एक तरह से हाँ। ये बढ़िया तरीका है समझने का। इन 8 ग्रहों को भी हमारे स्रोत 2 ग्रुप में बांटते हैं। हाँ, आंतरिक और बाह्य ग्रह। ये इस पर निर्भर करता है कि वो बने कहाँ। मतलब? सूरज एक भट्टी की तरह, जो ग्रह पास बने, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, वहां इतनी गर्मी थी कि सारी हल्की गैसें उड़ गईं। तो सिर्फ चट्टानी मटेरियल बचा। बिल्कुल, इसीलिए इन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं, यानी पृथ्वी जैसे। और जो दूर बने, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, वो ठंडे रहे। तो उन्होंने ना सिर्फ चट्टानी कोर बनाया, बल्कि अपने आसपास मौजूद हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैसों का विशाल भंडार भी जमा कर लिया। इसीलिए वो गैस के दानव हैं। हाँ, उन्हें जोवियन ग्रह कहते हैं। चलिए, अब जरा अपने ग्रह के सबसे करीबी साथी पर आते हैं, हमारे चंद्रमा पर। चंदा मामा पर? हाँ, थ्योरी ये है कि चंद्रमा पृथ्वी के ही एक हिस्से से बना है। ये जायंट इम्पैक्ट थ्योरी है कि अरबों साल पहले कोई मंगल ग्रह जितना बड़ा पिंड पृथ्वी से टकराया था। स्फीयर नहीं है, इसीलिए उसकी सतह पर इतने गड्ढे हैं। हाँ, उल्का पिंडों के हमलों से बने लाखों क्रेटर्स। और मौसम भी बहुत अजीब है। दिन में उबलता हुआ गर्म और रात में जमा देने वाली सर्दी। इसकी कक्षा के बारे में भी इन नोट्स में कुछ दिलचस्प लिखा है। ये पूरी तरह गोल नहीं है। नहीं, अंडाकार है। इसीलिए पृथ्वी से इसकी दूरी घटती बढ़ती रहती है। और जब ये सबसे पास होता है तो उसे पेरेजी कहते हैं। हाँ, और अगर उस रात पूर्णिमा हो तो हमें सुपरमून दिखाई देता है। और एक बात जिसने मुझे हमेशा हैरान किया है, हमें हमेशा चांद का एक ही चेहरा क्यों दिखाई देता है? इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। वो पृथ्वी से टाइडली लॉक्ड हो गया है। टाइडली लॉक्ड? हाँ, मतलब चांद पृथ्वी का एक चक्कर करीब 27-28 दिन में लगाता है। हाँ। और वो अपनी धुरी पर भी लगभग इतने ही समय में एक बार घूमता है। अच्छा, दोनों का टाइम सिंक हो गया है। बिल्कुल। पृथ्वी की ग्रेविटी ने उसे अपने साथ ऐसे बांध लिया है। तो इसका मतलब है कि चांद का एक फार साइड है जिसे पृथ्वी से कभी किसी ने सीधे देखा ही नहीं। कमाल है। हाँ। अब ग्रहों और चंद्रमाओं के अलावा भी सौरमंडल में बहुत कुछ है। इन स्रोतों में क्षुद्र ग्रहों का जिक्र है। एस्ट्रॉइड्स। मंगल और बृहस्पति के बीच करोड़ों किलोमीटर का एक विशाल इलाका है। एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये सौरमंडल के निर्माण से बचा हुआ मलबा है। अरबों छोटे बड़े चट्टानी पिंड। और इनमें सबसे बड़ा है सेरेस, जिसे अब बौना ग्रह का दर्जा मिला है। ठीक प्लूटो की तरह। और जब हम चंद्रमाओं की बात करते हैं तो हमारे सौरमंडल में इनकी कोई कमी नहीं है। मंगल के पास तो बस 2 हैं, फोबोस और डीमोस। लेकिन जैसे ही हम बाहरी ग्रहों की ओर जाते हैं, संख्या देखकर होश उड़ जाते हैं। मैंने भी यह आंकड़ा देखा और चौंक गई। बृहस्पति के 79 उपग्रह और शनि के 82। हाँ, मुझे लगा था एक चांद होना ही बड़ी बात है। शनि के पास तो पूरी की पूरी बारात है। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि हमारा सौरमंडल कितना भरा पूरा और एक्टिव है। तो इस सब का क्या मतलब है? आज हमने 13.7 अरब साल पहले के एक बिंदु से शुरुआत की और देखा कि कैसे एक महाविस्फोट से सब कुछ बना। हमने अपने तारे, सूरज की अंदरूनी कहानी को समझा कि कैसे वो एक विशाल न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह काम करता है। फिर हमने ये जाना कि ग्रह होने का असली मतलब क्या है और क्यों प्लूटो उस क्लब का हिस्सा नहीं रहा। और आखिर में हमने देखा कि हमारा सौरमंडल सिर्फ 8 ग्रहों का परिवार नहीं, बल्कि अरबों एस्ट्रॉयड और दर्जनों चंद्रमाओं से भरा एक गुलजार मोहल्ला है। ये वाकई एक जरा से नुक्ते से शुरू होकर एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और खूबसूरत सिस्टम बनने की कहानी है। बिल्कुल।